हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर स्टडी प्लेस। तो हम लोग एक लंबे अंतराल के बाद आज जुड़े हैं, क्योंकि बीच में हमें कुछ एग्जाम्स था। इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज एक लंबे अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक्स, वही जो हम लोग स्टार्ट किए थे, फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग उसका बेसिक्स इंट्रोडक्शन हम लोग जान गए थे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में? तो यूएसए से लिया गया, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है वो तो समझ गए, क्योंकि इसके अंतर्गत ना हमको फिजिकल राइट्स और इसके अंतर्गत जो हमारा बौद्धिक अधिकार के बारे में इसके अंतर्गत पिछले हम लोग क्लास में समझ गए थे। हम लोग आज जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं, इसके नजरिए से हम लोग देखें तो इसका मूल जो भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, जो कि हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं 6 टाइप्स का होते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, बहुत सा होता है, राइट टू रिलीजियन हो गया, राइट टू एक्सप्रेशन हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग फंडामेंटल राइट्स जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो आज टॉपिक है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं। मूल अधिकार न तो राज्य के द्वारा दिए गए हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार न तो राज्य के द्वारा दिए गए हैं और न ही राज्य के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में, संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज थी, ना कि इसके कोई यहाँ के संसद के द्वारा ये बनाया गया, बल्कि यह संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो भी हमारे संविधान निर्माताओं थे उनके द्वारा ये दिमाग की उपज है। हालांकि इसका जो इतिहास देखा जाए तो हम देखते हैं कि 1931 का जो कराची सेशन था उसमें हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उसी सेशन में इसका प्रस्ताव दिए थे, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसका झलक ही हमारे इतिहास में ही दिखता है। तो हमारा इतिहास से ही सीख लेकर हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था उसमें ना हमारा फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे भारतीय नागरिकों को है, भारतीय नागरिकों के साथ साथ कुछ विदेशियों को भी इसके अंतर्गत इसका प्रोटेक्शन दिया गया है। बात है कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मूल अवधारणा संविधान में निहित है। और संविधान में निहित है यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो संविधान निर्माताओं द्वारा जो बताया गया है वो संविधान का आदर्श है, और वो आदर्श जो है ना वो सब पर लागू होता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि राज्य इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यानी राज्य क्या हुआ, तो राज्य के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे अभी, लेकिन इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध है कहने का मतलब यह हुआ कि जो अगर कोई भी आपका स्टेट्स हो गया, वो स्टेट्स आपका लॉ का फॉर्मेशन करता हो, और यदि लॉ जो बनता है उस लॉ के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो उस केस में हमारे भारतीय नागरिकों को या जो भी विदेशी नागरिक हैं उनको भी इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन दिया गया है। और वो प्रोटेक्शन ये है कि उसका उल्लंघन के उपरांत वो चैलेंज कर सकते हैं। वो चैलेंज कहाँ कर सकते हैं, तो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और आपका क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट के अंतर्गत किया गया है इसके अंतर्गत। तो हम लोग आज जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं। तो मूल अधिकार न तो राज्य के द्वारा दिए गए हैं और न ही राज्य के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। पहली बात है कि जो संविधान में दिया गया है वो तो राज्य के द्वारा दिया नहीं गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा दिया गया है। तो समाप्त कौन करेगा? देखिए, हमारे संविधान में जो बात दी गई है उसको हटाने का प्रावधान क्या है, इसका हटाने कौन कर सकता है? संसद किस तरह से कर सकता है, तो उसके अंतर्गत देखिए संसद का 2 पावर होता है। संसद का एक होता है संविधायी शक्ति,
ठीक है। एक संविधायी शक्ति होता है जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, और एक होता है आपका संविधानीय शक्ति, यानी बोलते संविधान संशोधनीय शक्ति, यानी बोला जाए तो संविधान संशोधन, जिसको बोलते हैं हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। ठीक है। तो संविधान संशोधन की शक्ति है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो संविधान में जो बातें दी गई है उसका संशोधन कर सकता है। कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। हालांकि वो संशोधन करने के लिए उसका कुछ विशेष प्रावधान दिया गया, जो कि विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत की बात की गई है आर्टिकल 368 के तहत। 368 के तहत विशेष बहुमत की बात की गई है। तो विशेष बहुमत हम लोग देखे थे कि उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोग, यानी पिछले से पिछले वीडियो में विशेष बहुमत के बारे में हम लोग समझे थे। तो विशेष बहुमत के द्वारा ही संविधान में जो बात दी गई है उसको क्या कर सकता है संसद। तो उसके अंतर्गत संविधान में संशोधन कहने का मतलब यह हुआ किसी भी आर्टिकल को हटाने से रिलेटेड, या तो उसके अंतर्गत और कुछ ऐड करने से रिलेटेड बात की गई हो। तो इस तरह से ये क्या है, तो संविधान में दी गई संविधायी शक्ति, यानी संविधान संशोधन शक्ति किसका है? तो संसद को दिया गया है। इसलिए यहाँ पे है ना कि जो बताया गया है कि ये जो है राज्य इसे समाप्त नहीं कर सकती है, समाप्त इसे नहीं कर सकती है। देखिए राज्य क्या करता है, यानी संसद जो राज्य होता है वो क्या करता है, लॉ का फॉर्मेशन करता है, वो लॉ बनाता है, उसका वो फिर से वो हटा भी सकता है, उस लॉ को वो फिर से मतलब उसको डिलीट भी कर सकता है। तो इस तरह से जो संविधान में दी गई बातें हैं उसको नहीं हटा सकता। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है मूल अधिकार न तो राज्य के द्वारा दिए गए हैं और न ही राज्य के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। इसलिए मूल अधिकार जो होता है वैधानिक अधिकारों से पृथक होते हैं। वैधानिक अधिकारों से पृथक होने का मतलब क्या हुआ? संसद जो लॉ का फॉर्मेशन करता है, वो संसद जो है लॉ का फॉर्मेशन करता है, वो हम लोग देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो होता है संवैधानिक संस्थाएं होता है, और कुछ क्या होते हैं तो सांविधिक संस्थाएं। तो जो संसद होता है कैसा संस्थाएं हैं? सांविधिक संस्थाएं। यानी सांविधिक संस्थाएं क्या करता है? सांविधिक संस्थाएं वैसी संस्थाएं होती है जो लॉ का फॉर्मेशन करता है, यानी कानून बनाता है। तो संवैधानिक संस्था सांविधिक संस्थाएं कहलाए, जैसे संसद हो गया। तो संसद जो है कानून बनाया, उस कानून को जो कानून बना उस कानून को क्या बोलते हैं? तो कानूनी वैधानिक अधिकार। जो कानून बना उस कानून के द्वारा क्या अधिकार आया, किस प्रकार का अधिकार आया? तो वैधानिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्मेशन होता है लॉ का, वो कैसा राइट्स होता है? तो लीगल राइट्स होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मूल अधिकार है ना वो आपका लीगल राइट से अलग है। क्यों भाई? इसलिए अलग है क्योंकि उसका लीगल राइट्स कहाँ से आया? पार्लियामेंट से आया। लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो किसी पार्लियामेंट के द्वारा नहीं आया, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मूल रूप से ये दिया गया। मूल रूप करने का मतलब यह हुआ कि बहुत पहले ही संविधान सभा के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, इसको ऐड किया गया इसके अंतर्गत। तो वैधानिक अधिकारों से पृथक होते हैं क्योंकि वैधानिक जो अधिकार होते हैं राज्य की विधि से दिए जाते हैं। अभी हम बताएं राज्य के विधि से दिए जाते हैं क्या? वैधानिक अधिकार राज्य के विधि से दिए जाते हैं तथा राज्य विधि के द्वारा इन्हें समाप्त भी कर सकती है। थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए हम इस पॉइंट को पहले समझेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पहले इस पॉइंट को हॉलिस्टिक हम समझेंगे और उसके बाद इस पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। फंडामेंटल राइट जो होता है राज्य के विरुद्ध प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा समझेंगे इस बात को कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर बाय द वे राज्य कुछ ऐसा कानून बनाते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वायोलेशन करता है, तो इस केस में वो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, इसलिए भाग 3 के मूल अधिकारों की शुरुआत अनुच्छेद 12 से होती है। थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो राज्य क्या है इस पहले समझेंगे इस बात को। देखिए राज्य क्या है, तो राज्य के बारे में हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार में, भारतीय संविधान के मूल अधिकार जो है आपका, उस मूल अधिकार के आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य क्या है।
इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इसलिए भाग 3 के मूल अधिकारों की शुरुआत अनुच्छेद 12 से होती है, जहां राज्य का उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुसार अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित को राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पहले हम समझेंगे कि राज्य में के अंतर्गत होते कौन कौन होते हैं। तो संघ सरकार व राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गया, वो राज्य हो गया। संघ के संसद यानी पार्लियामेंट जो है हमारा, वो भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है। राज्य के विधानमंडल क्या है, तो वो भी क्या है, आपका राज्य है। स्थानीय शासन जैसे कि आपका पीआरआई कहने का मतलब हुआ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और नगर पालिकाएं, ये दोनों क्या है आपका, तो ये भी आपका राज्य है। राज्य की अन्य एजेंसी जैसे कि नाम सुनते हैं, एम्स हो गया, डीयू, एसबीआई, ओएनजीसी, बीएस। देखिए इतना में हमको समझ, सिंपल एक बात इसमें ये है कि वैसी राज्य उसको बोलेंगे जो संविधान में प्रावधान किया गया है, और उस प्रावधान के अंतर्गत जो गवर्नमेंट चलता है वो गवर्नमेंट भी राज्य है। गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती है, चाहे कि आपका संवैधानिक संस्थाएं हो या फिर कार्यकारी संस्थाएं हो, वो सब क्या है, राज्य है। जैसे कि हम एक नाम सुनते हैं जिला अधिकारी, तो जिला अधिकारी जो आपका डीएम होता है वो भी एक प्रकार का राज्य होता है। एसपी भी क्या है, एक प्रकार का राज्य होता है। सिंपल सी बात है कि जो ये पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो चयन बना हुआ है, जो वरीयता क्रम का जो चयन बना हुआ है, उस चयन के अंतर्गत जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो सब इसके अंतर्गत आ गया। यानी बोला जाए, सिंपल बात है कि जो जैसे कि संसद हो गया, तो संसद हो गया यानी संसद हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, विधानसभा, स्थानीय शासन, राज्य की अन्य एजेंसी कहने का मतलब यह हुआ कि जितने अंतर्गत जैसे राज्य चुनाव आयोग हो गया, डीजीपी हो जाते हैं, तो सब क्या है, राज्य है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात आया कि यहाँ पे सरकारी संस्थाएं, तो क्या निजी संस्थाएं भी हो सकते, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इसके ऊपर कि वैसे निजी संस्थाएं यानी वैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो आपका राज्य यानी सरकार की कामों में क्या करती है, मदद करती है, यानी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करती है। तो वैसे भी संस्थाएं को किसके अंतर्गत रखा गया है, राज्य के अंतर्गत रखा गया है। राज्य की अन्य एजेंसी हो गया, एम्स हो गया, डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जितने भी सब तो आपका पीएसयू यानी कहने का मतलब है सरकार का है। एसबीआई हो गया, ओएनजीसी हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सब क्या है, तो राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात आया कि सब अगर राज्य है तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिया गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। वो भारतीय अपने फंडामेंटल राइट्स को वो सुरक्षित रखने के लिए, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, वो इनके आदेशों कहने का मतलब जो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं संस्थाएं या फिर गवर्नमेंट हो गया, वो राज्य के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो राज्य ना, अगर कोई भी लॉ का फॉर्मेशन करता है और वो लॉ क्या करता है, वायोलेट करता है किसका, तो वो वायोलेट करता है फंडामेंटल राइट का। तो इस केस में हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड 226 यानी बोला जाए आर्टिकल 32 और 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो PIL यानी बोला जाए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी बोला जाए कि PIL बोल सकते हैं, लेकिन हम अपील कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इस बात को लेकर कि हाँ, हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमारा यहाँ पे जो लॉ बनाया और वो लॉ में हमारे फंडामेंटल राइट्स का सिंपल क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो उस केस में ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा, वो देखेगा कि जो लॉ बना, वो कानून बना, वो विधि सम्मत है कि नहीं, यानी संविधान के अनुरूप है या नहीं है। संविधान को अगर पालन किया तो सही है, संविधान का उल्लंघन कर रहा तो उस कानून को वहीं पे उसको जजमेंट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इससे क्या होता है कि नागरिकों का जो राइट्स दिया गया है उसका प्रोटेक्शन होता है। तो ये सबसे बड़ी हथियार है भारतीय नागरिकों के लिए। लेकिन हाँ, इसके तहत कुछ अभी एनजीओ जो है अपना बहुत से एनजीओ इसके आड़ में ना बहुत से अपने
सोर्स बना लिए हैं, हर बात को फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन को लेकर पीआईएल दायर कर देते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल बेंच है, वो इसके अंतर्गत देखता है कि हाँ ये फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस केस में ये क्या होता है, सिंपल सी बात है कि ये नागरिकों का एक प्रकार का हथियार है, हथियार के रूप में दिया गया है। और ये फंडामेंटल राइट्स ना, ये फंडामेंटल राइट्स मूल आत्मा है, ये फंडामेंटल राइट्स मूल आत्मा है संविधान की। मूल आत्मा किस सेंस में है, तो ये नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करता है। साथ ही साथ जो हमारा भारत एक विविधता वाला देश है, इसके अंतर्गत सभी धर्म, सभी पंथ, सभी जाति का जो भी राइट्स दिया गया है वो इसके अंतर्गत प्रिजर्व किया गया है। या भी चाहे जो भी माइनॉरिटीज हो, चाहे आपका रिलीजियन हो या तो फिर आपका लिंग्विस्टिक के सेंस में हो, तो सारा का इसमें क्या है, प्रिजर्व किया गया है, सारा का फंडामेंटल राइट्स इसमें दिया गया है। तो इस केस में फंडामेंटल राइट्स अब यहाँ पे हम बोले थे कि इस पॉइंट को हम समझ गए कि राज्य कौन कौन होते हैं। अब यहाँ पे हम बताए थे कि मूल अधिकार जो होता है वैधानिक अधिकारों से पृथक है, क्योंकि वैधानिक अधिकार राज्य के विधि से दिए जाते हैं। तो राज्य का विधि क्या होता है, कानून। विधि क्या होता है, कानून। कानून कहाँ से आता है, तो संसद बनाता है, विधानमंडल बनाता है। यानी देखिए विधि की बात आर्टिकल 13 में हम पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद 12 हम समझ गए। अनुच्छेद 12 अगर तुमसे पूछे आर्टिकल 12 क्या है, तो सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 12 जो है हमारा राज्य के बारे में दिशा निर्देश यानी राज्य का उल्लेख करता है कि राज्य क्या होते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं ना, वो आपका इसके आगे आर्टिकल 13 में बताया गया है कि विधि, जैसे यहाँ पे बोला है विधि, तो विधि के बारे में कहाँ पे बताया गया है, लॉ के बारे में आपका आर्टिकल 13 में बताया गया है कि जो हमारा विधि क्या होता है। और विधि बहुत सारा होता है। देखिए विधि कहने का मतलब हुआ कि वैसे लॉ यानी वैसे विधि कहने का मतलब यह हुआ, सिंपल सी बात है कि जो आपका पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो आपका लॉ हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट हो या तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो, दोनों में से कोई और हो, दोनों में से कोई भी लॉ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस केस में ये विधि होते हैं। और ये विधि जो है हमारे संविधान, ये जो विधि है हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट से बहुत ही अलग है। क्योंकि ये जो विधि बना पार्लियामेंट के द्वारा बना, यानी जो विधि बना वो विधि को हटा भी सकता है स्टेट, यानी जिस रूप में वो बना है उसको हटा भी सकता है। लेकिन इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पृथक है। कौन, तो मूल अधिकार वैधानिक अधिकारों से पृथक है। यानी बोला जाए तो विधि का अधिकार को हटाना है तो आपका जो स्टेट है वो उस रूप में उसको हटा सकता है। लेकिन आपका फंडामेंटल राइट्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल राइट्स को भी हटा सकता है। कौन हटाएगा, तो पार्लियामेंट हटाएगा। राज्य के अंतर्गत तो बहुत सी संस्थाएं आ गया, तो सभी थोड़े ना हटाएंगे। जो लॉ का फॉर्मेशन करता है, कौन फॉर्मेशन करता है, तो पार्लियामेंट करता है और स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का ये ऐसा कोई संवैधानिक संशोधनीय प्रावधान उसके अंतर्गत नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है, बल्कि ओनली क्या है, पार्लियामेंट को है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो इस केस में केवल संविधान संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। इसलिए देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, उसमें बताया गया है जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको क्या किया है, तो संशोधन करके उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये कैसे हुआ, तो संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, विशेष बहुमत से हुआ, जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करके हुआ है ना। तो हम लोग ये जान गए आज कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं। तो इस बात को हम समझ गए कि इसका मूल जड़ क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये बनाया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं। क्योंकि मूल रूप से दिया गया है, किसी लॉ के द्वारा नहीं दिया जाकर, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपका संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज थी, जिसका इतिहास हम कराची सेशंस में ही 1931 का कराची सेशंस कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1931 का, उसमें हम देखते हैं। हालांकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत से ज्यादा इस पर चर्चा हुई और इसमें और भी ऐड किए गए, जो कि हम लास्ट में देखते हैं आर्टिकल 32 देखते हैं, और जिसको बी.आर. अम्बेडकर ने उसको आत्मा बोला है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस तरह से हम लोग एक एक आर्टिकल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग संविधान का कुछ बेसिक मूल अधिकार का बेसिक समझ विकसित किया, साथ ही साथ एक डायमेंशंस को ब्रॉड किए हैं, क्योंकि अब हम लोग होलिस्टिक अप्रोच के तहत इसको पढ़ेंगे। अब हम
केवल पॉइंट वाइज ना पढ़कर इस पर ज़्यादा बात को लिखकर और उस बात को समझकर ज़्यादा समझने का प्रयास किया जाए लेक्चर के माध्यम से। और जो भी आप लोग का इसमें प्रॉब्लम्स आता है किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप लोग ज़रूर इस बात को कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक इस बात का अवगत नहीं होगा तब तक हम इस बातों को नहीं समझ पाएंगे, आपका प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उत्सुकता रहती है कि आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट के द्वारा हम आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स होगा ज़रूर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 13-14 के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।